कुशार आखिर जो चाहता था वो कमज़ोर बीज उखड़ चुका था। रीमा टूट चुकी थी, उसकी सांसें जोर जोर चल रही थी, वो बुरी तरह हाँफ रही थी और चीख रही थी। परेश ने पूछा, क्या हुआ है रीमा को? कुशाग्र ने उसे एक तरफ कुर्सी पर बिठा दिया। उसने कहा, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम रीमा के पीछे बैठ सकते हो। कुशाग्र ने पूछा था रीमा से, रीमा तुम सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करती हो? परेश से भी ज़्यादा। बस इसी सवाल से रीमा के अंदर एक भूचाल सा आ गया था। वो चीख पड़ी थी, मैं सबसे ज़्यादा प्यार बैजू से करती हूँ। मेरा बैजू कहाँ है? मेरे बैजू को बुलाओ। कहाँ है मेरा बैजू? मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार बैजू से करती हूँ। क्या परेश से भी ज़्यादा? हाँ, मैं नहीं जानती परेश कौन है, मैं सबसे ज़्यादा प्यार बैजू से करती हूँ। रीमा के इस जवाब से परेश बेचैन हो गया। वो टूटने लगा कि कौन है ये बैजू? जैसा मैं सोचता था, जो मेरा अंदेशा था वो सही निकला कि वास्तव में रीमा की लाइफ में कोई और है, कोई और है बैजू नाम का, जिससे रीमा सच्ची मोहब्बत करती है और उसे मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। एक लंबी सांस लेकर परेश नीचे मुंह करके बैठ गया। ऐसी स्थिति में वो करता भी तो क्या? कुशाग्र ने उससे शांत रहने को कहा। उसने कहा कि मुझे अपना काम करने दें और आप बीच में ना बोलें। कुशाग्र ने कहा, रीमा बताओ बैजू कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं पता बैजू कहाँ है, लेकिन मुझे अपने बैजू से मिलना है। कुशाग्र ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बैजू से मैं मिलवाऊंगा। तुम मुझे बताओ ये बैजू कौन है? रीमा इस बार और जोर से चीख पड़ी। बोली, रीमा जैसे आप रीमा कह रहे हो वो मैं ही हूँ, मैं चंदा हूँ, मैं रीमा नहीं हूँ। आप मुझे रीमा क्यों पुकार रहे हैं? मैं चंदा हूँ। मैं बैजू से बहुत प्यार करती हूँ और बैजू मुझसे। कुशाग्र ने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो एक एक बात रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसने ऊपर से यही दिखाया कि वो एकदम सामान्य है। अंदर से कुशाग्र भी बहुत चिंतित था। उसने रीमा से अगला सवाल किया कि रीमा दिमाग पे जोर डालो, बैजू कहाँ रहता है? मुझे नहीं मालूम बैजू कहाँ रहता है, लेकिन मुझे बैजू के पास जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा बैजू के पास। ये बताओ क्या बैजू से तुम्हारी शादी हो चुकी है? इस बार रीमा दोनों आंसुओं से, दोनों आँखों से आंसू बहाकर रोने लगी। उसने कहा, हमारी शादी होने वाली थी। उस दिन बहुत अच्छी हवा चल रही थी, चिड़िए नाच रही थी, मछलियाँ पानी में तैर रही थीं, पूरी प्रकृति हमारे साथ थी। बैजू बांसुरी बजा रहा था, बहुत खुश था बैजू, और मैं उसकी बांसुरी की धुन में खोई हुई थी। कितना सुंदर समय था। मैं बैजू की लाई हुई घाघरा चोली और चुनरी ओढ़ी हुई थी। मैं बैजू की पीठ पर पीठ टिकाकर बैठी हुई थी और बैजू बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जितने पक्षी चिड़िए सब इकट्ठे हो गए थे। हम लोग दोनों बहुत खुश थे। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो हमारा सपना टूट गया, और कहते कहते रीमा बुरी तरीके से हिचकने लगी।
उसकी सांस इतनी तेज चलने लगी कि परेश और कुशाग्र ने मिलके उसको बेड पर लिटाया। लेकिन कुशाग्र को इसी पल का इंतजार था। परेश एक नारियल के तने सख्त था, लेकिन भीतर से उतना ही कोमल। आज पहली बार ये बात कुशाग्र को पता लगी थी। परेश उसे मौन अनुरोध कर रहा था कि अब बस करो, अब रीमा से कोई सवाल मत करो, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, रहने दो कुशाग्र, बाकी सवाल कल कर लेना, आज बस इतना ही काफ़ी है। कहीं रीमा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, रहने दो कुशाग्र। लेकिन कुशाग्र इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत मुश्किल से ये मौका आया था जब बीज फटने को था। कुशाग्र ने उससे आगे कहा कि चलो रीमा, और बातें मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें बैजू के पास लेकर चलूँगा। क्या हुआ था फिर? अच्छा चलो। रीमा खामोश रही, वो कुछ नहीं बोली, जैसे कि वो भूल गई हो। कुशाग्र ने माहौल की नजाकत को समझते हुए बात को बदला। उसने कहा, रीमा तुमने कल क्या खाया था? हमने कल फाड़ू और भात खाया था और मेरे से सारा भात जल गया। लेकिन वो जला हुआ भात खाने को तैयार हो गया। मैंने उससे कितनी बार कहा कि तुम ये भात मत खाओ, मैं तुम्हें दूसरा पका देती हूँ, लेकिन बैजू ने वही जला हुआ भात खाया। अच्छा, और क्या खाया? हमने फेड़ू और भात के साथ में गुड़ खाया। उसे मीठा बहुत पसंद था ना। बैजू खाने के बाद गुड़ जरूर खाता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। बस मुझे मेरे बैजू के पास पहुंचा दो, इसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। चलो ठीक है, हम आज ही बैजू के पास चलते हैं। परेश बुरी तरीके से चहलकदमी कर रहा था। उसको लग रहा था जैसा रीमा उसके हाथों से फिसलती जा रही हो। वह उसकी पत्नी नहीं, किसी बैजू की पत्नी के साथ रह रहा हो। उसने रीमा के साथ 7 फेरे ना लिए हों, किसी की पत्नी को भगा के ले आया हो। परेश अपराध बोध से गड़ा जा रहा था। दूसरी तरफ वो रीमा को खोना नहीं चाहता था। अगर उसे पहले पता होता कि रीमा किसी और से प्यार करती है तो वो कभी रीमा से शादी नहीं करता। परेश एक ऐसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ था जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने रीमा को शांत कर दिया। उसने कहा, ठीक है परेश, आज मैं अपनी बातचीत को यहीं बंद करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुशाग्र परेश को अंदर कमरे में ले गया। उससे पूछा कि बताओ मुझे, घर का क्या हाल है? तुमने घर में सबको क्या बताया है? परेश ने कहा, घर में सब समझ चुके हैं कि रीमा की हालत ठीक नहीं है। सब कुरेद कुरेद कर पूछना चाह रहे हैं आखिर बात क्या है। वो जब से कोसानी से आई है तब से चुप चुप है, मौन है। मयंक ने कई बार कहा कि किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते भैया, लेकिन मैंने कहा कि कुशाग्र एक अनुभवी डॉक्टर है और मुझे कुशाग्र पर पूरा भरोसा है। और शुचिता भाभी, उनको तो तुम जानते हो ना। शुचिता ऐसे तो बहुत सेवा कर रही है रीमा की, वो हालात की नज़ाकत को भी समझ रही है। वो ये भी समझ रही है कि रीमा कमज़ोर है, उसे उसकी मदद की ज़रूरत है, और वो मदद कर भी रही है, पूरा ध्यान रख रही है। लेकिन एक स्त्री मन जो कहीं ना कहीं अंदर से ईर्ष्या रखता है, वो हमेशा ही रीमा की वैचारिक ऊंचाइयाँ, गहरी संवेदना और दिमागी संतुलन से ईर्ष्या रखती थी। उसको हमेशा लगता था कि रीमा उससे हर चीज़ में आगे कैसे है। इसी नाते वो बराबर जानने में लगी हुई है कि आखिर रीमा को क्या हुआ है।
कहीं ना कहीं उसका मन समझ चुका है कि बात कुछ और ही है, ये खाली बीमारी की बात नहीं है। क्योंकि रीमा तो कोसानी मौसम का आनंद लेने गई थी, आखिर बीमार होकर क्यों लौटी, और ये परेश अचानक कोसानी क्यों गया था। इन्हीं शक के घेरे में घिरी हुई सुचिता जानने की कोशिश में लगी हुई थी कि कहाँ से उसे एक सिरा हाथ लग जाए और वो पूरी कहानी तैयार कर ले। उसका ये डबल रोल परेश को अंदर ही अंदर चिंता में खाया जा रहा था। रीमा बेसुध पड़ी हुई थी, उसे कुछ नहीं पता था कि उसके बारे में क्या बातचीत हो रही है। कुशार ने कुछ टेस्ट, MRI और कुछ टेस्ट लिखकर परेश को दिए कि परेश तुम आज ही इन टेस्टों को करा लो, ताकि स्थिति साफ हो जाएगी कि इन टेस्टों में क्या निकला है और आखिर बात क्या है। परेश ने अपनी बेचैनी में कुशाग्र से सवाल किया, क्या स्थिति गंभीर है? क्या होगा कुशाग्र? आखिर क्या हो सकता है? मैं तुमसे एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूं कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। कुशाग्र ने कहा, बात तो चिंता की है, लेकिन है भी नहीं। जैसा मैं सोच रहा हूं, अगर वो सच हुआ तो वाकई ये बहुत अद्भुत घटना होगी, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो नहीं सकता, इसलिए मैं तुमसे अभी कुछ नहीं कह सकता। कल सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं बताऊंगा कि आखिर हम किस रास्ते पर जाएंगे या हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। भारी कदमों से परेश रीमा को साथ लेकर क्लिनिक से बाहर निकला। रीमा बेजान सी चल रही है, मारो उसके पैरों की जान निकल चुकी हो। कुशाग्र और परेश ने सहारा देकर रीमा को गाड़ी की सीट पर बिठाया। अभी भी रीमा पुष्ट पर सिर टिकाकर बेसुध सी पड़ी है। परेश इस बात से बेफिक्र है, वो जानता है कि अब अभी इस पल जो कुछ हुआ है, अगले पल रीमा सब भूल जाएगी। संभव है कि घर पहुंचते पहुंचते जब रीमा को पूरा होश आएगा तो रीमा ये चीज़ें भूल चुकी होगी। इसलिए सुचिता भाभी जो जानना चाह रही हैं वो नहीं जान पाएंगी। अब वो सोच रहा था कि आखिर घर वालों से वो कब तक और कैसे बात को छुपाएगा। छुपाना उचित है या नहीं है, लेकिन आजकल तो सारे लोग मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। स्थिति को समझता कोई नहीं है, पर इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ परेश घर पहुंचता है। दोस्तों, आगे की कहानी लेकर कल शाम 5 बजे मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।